जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी नई सीरीज चली रही है हमारी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जातिवाद के विस्तार के बारे में। जातिवाद किस तरह से बदला है, समय के साथ बदला है, इतने हजारों साल से उसके अंदर नए नए रूप क्या है। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि पौराणिक जमाने से लेके अंग्रेजों तक जातिवाद किस तरह से चला था। और हमको ऊपर ऊपर से ही कवर करना है, क्योंकि आरएस के आपके सिलेबस के लिए हमको ज्यादा गहराई में उतरना नहीं है। हमको कोई पीएचडी नहीं करनी है इसमें, लेकिन ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ना है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लगता रहे कि जातिवाद किस तरह से बढ़ा है, किस तरह से ये चीज आगे आगे धीरे धीरे डेवलप हुई है। तो आज हम शुरू करेंगे कि जातिवाद किस तरह से अंग्रेजों के जमाने से आजादी तक किस तरह से डेवलप हुआ था। वो तमाम तरह की हम डिस्कस करेंगे। कुछ मूल जो इवेंट हैं, जो मूल बातें हुई थी, एग्रीमेंट हुए थे, पैक्ट हुए थे, वो तमाम तरह की चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश प्रशासन आ गया था। और ये चीज मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताई थी कि जैसे ब्रिटिश सहूलियत के लिए, ब्रिटिश प्रशासनिक सहूलियत के लिए, इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इसे कहते हैं अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, प्रशासनिक सहूलियत के लिए उन्होंने जनगणना करना शुरू किया, सेंसस रिपोर्ट लाना शुरू किया। अलग अलग जो जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, इन सभी के ऊपर पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया। और अगर आपको याद हो तो मेरा सोशियोलॉजी का सबसे पहला लेक्चर मैंने आपको यही बताया था कि अंग्रेजों का बहुत बड़ा रोल था भारत के अंदर समाजशास्त्र को नया रूप देना, नया रुख देना। तो यही चीज है कि किस तरह से ब्रिटिश प्रशासन ने आके जातिवाद को नया रूप दिया है। अंग्रेजों ने अछूतों को बढ़ने के कई रास्ते दिए। जाहिर सी बात है, जब अंग्रेज आए तो वो अपने साथ क्या लेकर आए? मॉडर्न एजुकेशन लेकर आए, सेक्युलर एजुकेशन लेकर आए, साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर आए, वैज्ञानिक तौर तरीका, सोचने का तरीका लेकर आए। क्योंकि यूरोप के अंदर जातिवाद नहीं था, यूरोप के अंदर नस्लवाद है, वहां पे जातिवाद नहीं है। तो यूरोप से जब ये चीज भारत में आई तो उन्होंने देखा, माफ कीजिएगा, यूरोप से जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत के अंदर कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनसे अंग्रेजों को फर्क नहीं पड़ता था। अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अछूत कौन है, क्षत्रिय कौन है, जाति कौन है, क्योंकि वो जाति व्यवस्था को समझते नहीं थे, जाति प्रणाली को वो जानते नहीं थे। तो उनको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था। उनको तो सिर्फ अपने काम करने के लिए लोग चाहिए थे, उनको तो अपने काम करने के लिए सिर्फ लोग चाहिए था। और वो लोग अगर उनको शूद्र में दिखते हैं तो उन्होंने उनका इस्तेमाल किया है। तो वैसे ही अब जैसे जैसे अंग्रेजों ने उनसे काम करवाए, देखा, करा, तो इससे क्या हुआ, शूद्रों की जो स्थिति है वो धीरे धीरे इंप्रूव होने शुरू हो गई थी। अंग्रेजों ने अछूतों को बढ़ने के कई रास्ते दिए। किस वे में दिए? उन्हें व्यक्तिगत रूप से विकसित होने के कई अवसर दिए। अवसर का मतलब क्या है? अंग्रेजों ने बहिष्कृत लोगों को प्रोत्साहित कर हिंदू समाज को चुनौती दी। अब ये चीज मैं आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो, किस तरह से अंग्रेजों ने तो यह दिखाया था कि हम तो दलितों का, शूद्रों का हम उत्थान कर रहे हैं। इस जो डिप्रेस लोग हैं, जो सप्रेस्ड लोग हैं, उनको हम किस तरह से एक समाज में अच्छी जगह दे रहे हैं। लेकिन उनके हिडन एजेंडा क्या थे, उनके जो कहते हैं ना पर्दे के पीछे के विचार क्या थे, वो मंशा हमें पूरी तरह से क्लियर है। ओके, अब देखते हैं आर्थिक अवसर, शिक्षा, सशक्तिकरण, प्रशिक्षण, कौशल वृद्धि, पश्चिमीकरण और राजनीतिकरण। राजनीतिकरण तो खैर बहुत बाद में आया था, लेकिन हाँ एक पॉलिटिकल एजेंडा भी था। जो चीज मैंने आपको बताई कि उनको तो सिर्फ इससे फर्क था कि जो हिंदू का जो समाज है वो आपस में जो बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, उसको और भी ज्यादा बटा देता कि हिंदू कभी एक ना हो सके। जब भी ताकि वो आजादी की बात ना कर सके। अगर वो अलग बटे रहेंगे तो उनसे कभी वो ब्रिटिश प्रशासन पे कभी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, कभी वो उनके खिलाफ यूनियन बना नहीं सकते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशकरण, रेलवे, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज क्या क्या लेकर आए? रेलवे लेकर आए, कारखाने लेकर आए, उद्योग लेकर आए, शहरीकरण लेकर आए, आदियों की शुरुआत करी। अब देखिए, यहां पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर अंग्रेज लोग भारत में आते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं शहरीकरण, यहाँ पे लेकर आते हैं मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न एजुकेशन, सेक्युलर एजुकेशन। जब ये तमाम चीजें जब भारत के अंदर आएंगी, जब तमाम चीजें भारत में आएंगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फैक्ट्रीज बनी, इंडस्ट्रीज बनी। अब अंग्रेज को अगर किसी मजदूर की जरूरत है, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट कमाना है, उसको तो पैसा कमाना है उस उद्योग से। अगर अंग्रेज को उस उद्योग से पैसा कमाना, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इंसान उसके वहां काम करने वाला, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात है। दूसरी बात ये, जैसे जैसे रेलवे आए, कारखाने, उद्योग, शहरीकरण हुआ, तो वैसे वैसे गांव से लोग, विलेज से लोग कहां जाने लगे? शहरों में जाने लगे, सिटीज में जाने लगे। जब लोग शहर में जाने लगे तो जाने का कारण कि जैसे रेलवे हो गए। अब आप मुझे एक चीज थोड़ा सोच के बताएं, अगर आप गांव से शहर में जा रहे हो, ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, ट्रेन के अंदर इस तरह के कंपार्टमेंट नहीं थे कि ये जो डब्बा है इसमें सिर्फ इस जाति के लोग बैठेंगे। ऐसा नहीं था कि इस ट्रेन में सिर्फ इस जाति के लोग बैठेंगे। नहीं, ट्रेन के जो डब्बे थे, ट्रेन थोड़ा रेलवेज हो गया, ये ट्रेन है ना, ये मेरी ट्रेन है छोटी सी।
अब इसके अंदर जो भी लोग बैठे हैं, तमाम तरह के लोग इसके अंदर बैठे हैं, अलग अलग जाति के लोग। अब जाहिर सी बात है, सफर अगर लंबा होता तो आप साथ में बैठे हैं, आपने दो बातें कर ली है, आपको उसकी जाति क्या है, शुरू शुरू में अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस जीवन दिनचर्या से, उस जीने के तरीके से अब आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको शहरों में जाके काम करना है, उनके साथ काम करना है। जब लंच टाइम होता तो ऐसा कोई सेक्शन नहीं होता कि इस एरिया के अंदर सिर्फ इस जाति के लोग बैठेंगे, इस एरिया में इस जाति के लोग बैठेंगे, ऐसा नहीं हुआ करता था। पूरी मैस है, बड़ा कैंटीन है और वहां पे सभी लोग बैठ के खाना खाते हैं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसकी जाति क्या है। तो धीरे धीरे वो जो फर्क था, धीरे धीरे जो वो हेजिटेशन था, जो अनकंफर्टेबल फीलिंग थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि लोगों को मजबूरन साथ में सफर करना पड़ा, साथ में काम करना पड़ा, साथ में बैठ के खाना खाना पड़ा। अब लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे, साथ में सफर करेंगे, तो दोस्ती यारी भी हो जाती है, दोस्ती यार होना शुरू हो गई। कहने का मतलब यह है कि जातियों के बीच में जो फर्क था, जातियों के बीच जो फर्क था, वो धीरे धीरे कम होने लगा, वो धीरे धीरे नजदीक आने लगे एक दूसरे के। तो ये किस वजह से हुआ है? रेलवे से हुआ है, कारखाने से हुआ, उद्योगों में काम करने की वजह से हुआ, और खास करके शहरीकरण से हुआ है, क्योंकि अब इनको मॉडर्न एजुकेशन भी मिल रही थी, एक नई विज्ञान, एक नई समझ भी मिल रही थी। क्यों? क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ाई कर रहे थे? अभी तक हम सिर्फ धार्मिक पढ़ाई कर रहे थे कि कुरान में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, भगवत गीता में क्या लिखा है ना, बाइबल में क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है। अभी तक आप सिर्फ वो पढ़ाई कर रहे थे, मनुस्मृति में क्या लिखा है, जो तमाम शास्त्र की जो बात मैंने पिछले लेक्चर में करी थी, मनुस्मृति में इन सब में क्या क्या लिखा है, अभी तक हम वही पढ़ाई कर रहे थे। अंग्रेज जब आए तो शहरीकरण के साथ और पश्चिमीकरण के साथ वो क्या क्या लेकर आए थे? सेक्युलर एजुकेशन, सेक्युलर एजुकेशन, धर्मनिरपेक्ष की जो पढ़ाई है वो लेकर आए थे। धर्मनिरपेक्ष पढ़ाई का मतलब क्या है? यहां पे हमने पढ़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये तमाम तरह की चीजें हमने पढ़ना शुरू किया। साइकोलॉजी हो गया, है ना, ये तमाम तरह के सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया। इसके अंदर धर्म का कोई लेना देना नहीं था, इन सब्जेक्ट्स के अंदर धर्म का कोई लेना देना नहीं था। इसलिए जैसे जैसे मॉडर्न एजुकेशन आई, जैसे सेक्युलर एजुकेशन आई, वैसे वैसे अंग्रेजों के इस स्टेप की वजह से जातिवाद धीरे धीरे कम होने लगा। तो ये जातिवाद एक नए रूप के अंदर आने लगा। ओके, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन विकासों ने शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए बड़े पैमाने पर श्रम बल की आवश्यकता की। वही बात है कि लोगों को जरूरत थी तो वो गांव से शहर की तरफ पलायन करना शुरू करे। यह निराश और उत्पीड़न जाति, जो लोग नाराज थे, जिनकी बहुत उत्पीड़न हुआ था, जिनका बहुत ज्यादा सप्रेशन हुआ था, जिनका बहुत ज्यादा शोषण हुआ था, उन जातियों के लिए बहुत बड़ा अवसर था। जिन जातियों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ था बड़े जातियों के लोगों की वजह से, उन छोटी जाति के लोगों के लिए अवसर था कि कुछ भी करके अब इनको गांव से बाहर आना है, शहर में आके बसना है। शहर में आएंगे तो शहर के अंदर इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जितना गांव के अंदर है, इतना ज्यादा जातिवाद नहीं है जितना गांव के अंदर है। तो ये चीज बहुत बड़ा अवसर था किन लोगों के लिए? उन छोटी जाति लोगों के लिए जिनका बहुत ज्यादा उत्पीड़न, जिनकी बहुत ज्यादा हो रही थी, जिनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। तो उन्होंने इसका एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया, एक अवसर की तरह इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, एक सम्मानजनक और एक अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि शहर में आने के बाद उनको नए अवसर मिले, नए मौके मिले, अपनी खुद पैसे कमाने के मौके मिले। जो इंसान खुद पैसा कमाने लग जाता है उसके अंदर एक बहुत ही अलग तरह का आत्मविश्वास आता है, उसके अंदर जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो उसके अंदर बहुत अलग तरह का एक स्वाभिमान आता है, आत्म सम्मान आता है। तो जब इन दलितों ने, जब इनको अवसर मिला, जब इन्होंने कमाना शुरू किया, तो उनके अंदर एक अलग सा सेल्फ रेस्पेक्ट आया। अब उनको जरूरत लगी थी कि गांव दोबारा वापस जाना है, वहां जाके उनको उस एनवायरमेंट से दूर रहना था, अब उनको उस वातावरण से दूर रहना था। तो शहर में आके उन्होंने खुद ही एक नई पहचान बनाई। तो यहां देख सकते हैं किस तरह से अंग्रेजों के रेलवे, कारखाने, उद्योग, शहरीकरण, इन सभी की वजह से किस तरह से बड़े पैमाने पे जातिवाद का बहुत बड़ा बदलाव आया था भारत समाज के अंदर, जातिवादी पूरे जातिवाद को लेकर पूरे समाज के अंदर। यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हो, यह है मॉडर्न एजुकेशन, ये नई नई किताबें आई थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, सब किताबें यहां पर है। महिलाएं काम करना शुरू हो गई थी, पहले महिलाओं को मौके नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने महिलाओं को मौके दिए, महिलाओं को सशक्तिकरण होने का पूरा अवसर दिया। और महिलाओं भी, वो भी दलित महिलाएं। देखिए भारत समाज के अंदर अगर आप दलित हैं तो आपने पाप किया है ना, जो भी हमारा जातिवाद का सिस्टम है उसमें अगर हमको दिखता है कि अगर आप दलित हैं तो आपने बहुत बड़ा पाप आप कर चुके हो, जैसे आपने दलित में जन्म लिया है। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या आती है? अगर आप उस दलित समाज के अंदर महिला हो तो आपने 2 बार पाप कर दिया है। आज अगर हमारे भारत समाज को देखिए, दुर्भाग्य की स्थिति है, लेकिन हाँ यही देखा जाता है, हमारे पुराने जमाने में गांव में यही देखा था कि अगर आप दलित हो तो आपने पाप तो किया है, लेकिन अगर महिला दलित हो, महिला हो के दलित परिवार में पैदा हुए तो ये और भी बड़ा पाप क्या है आपने। कहने का मतलब है अंग्रेजों के आने के बाद, शहरीकरण के बाद, मॉडर्न एजुकेशन के बाद किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, उनको काम करने की अपनी एक
काम करने की उनकी एक ताकत बढ़ी, उनके अंदर जो आत्मसम्मान है, विश्वास है, वो बढ़ना शुरू हुआ। ये देखिए औद्योगिकीकरण हुआ। अब इस फैक्ट्री के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण काम करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कोई लोहार काम करेंगे, ऐसा नहीं था। ये सभी तमाम तरह की जाति पूरे इस एरिया में काम कर रहे थे, तो उनकी मजबूरी थी आपस में काम करना, आपस में बैठ के खाना खाना, कैंटीन में अलग सेक्शन नहीं थे, मैं बात बता चुका हूं। तो इन सभी वजहों से समय के साथ 50 60 70 80 सालों के बाद एक जो जातिवाद है काफी हद तक कम हो गया था, काफी हद तक खत्म हो गया था। तो एक नया बदलाव आया था अंग्रेजों की वजह से। आधुनिक संस्थाएं, योग्यता, नौकरशाही, पश्चिमीकरण, जैसे ब्यूरोक्रेसी हो गया, है ना। ब्यूरोक्रेसी ने क्या लेकर आता, मेरिटोक्रेसी, कि अब अगर आपको नौकरी मिलेगी तो किसकी बेस पे मिलेगी, आपकी, आपके अंदर कौशल कितना है, आपके अंदर जो टैलेंट है, स्किल कितना है, आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, उसके बेस पे आपको नौकरी मिलेगी। ये सिस्टम कैसा आया था, अंग्रेज लेकर आते। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेटाइजेशन। ब्यूरोक्रेसी जो होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, ये कैसा है, ये इसे कहते हैं मेरिटोरियस। मेरिटोरियस की वजह से ही आए हैं। मेरिट का मतलब क्या होता है, आपकी मेरिट लगती है, आपने परसेंटेज निकालनी पड़ती है, कट ऑफ निकालना पड़ता है, उसके आधार पर आपको नौकरी मिलती है। तो परसेंटेज कट ऑफ के आधार पर यह नहीं देखा जाता आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हो, आप ब्राह्मण हो तो ही आपको नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें धीरे धीरे कम होना शुरू हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़े स्तर पर चेंज बदलाव आने शुरू हो गए थे, लेकिन हाँ काफी हद तक बदलाव आने शुरू हो गए थे और काफी अच्छे स्तर पर बदलाव आने शुरू हो गए थे। कम से कम शुरुआत हो गई थी। ये एक नया आयाम था, नया रुख था, नया रूप था, एक नया डायमेंशन था हमारी जातिवाद के पूरे सिस्टम को लेके। तो यहाँ पे विभिन्न जाति व्यवस्था की जीवन स्थितियों में सुधार आया। तो जो तमाम तरह की जातिवाद है उनके जीवन में सुधार आया। ये देखिए इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि अंग्रेजों ने जो दलित लोग थे, शूद्र लोग थे, उनको अपने ब्रिटिश आर्मी के अंदर भी रिक्रूट किया था, उनको अपने ब्रिटिश आर्मी के अंदर भी रखा था। यहाँ इस फोटो के अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह से उनके आत्मसम्मान में एक बढ़ोतरी हुई थी। क्योंकि जिन लोगों पे, अब ये है तो शूद्र दलित हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या काम दिया, क्षत्रिय का काम दे देता। तो एक बार इनके हाथ में अगर हथियार आ गया तो इनके ऊपर उनके पास एक आत्मसम्मान आया है। आप समझने की कोशिश कीजिए, अब ये कौन सा काम करे, अब ये धर्म से तो ये शूद्र है, लेकिन कर्म से क्षत्रिय बन गए हैं। कहने का मतलब है कि जो जाति व्यवस्था है कि उनकी जीवन शैली के अंदर सुधार आने शुरू हो गए थे अंग्रेजों की वजह से। तमिलनाडु देखो, अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारतीय सेना के अंदर स्थान दिया था, ब्रिटिश भारतीय सेना के अंदर उनको स्थान दिया था दलितों को, जो उत्पीड़ित लोग थे। तमिलनाडु के नादारों के बिचौलिया और जो साहूकार होते हैं उनके रूप में वो बढ़ना शुरू हो गए थे। तमिलनाडु के अंदर एक कम्युनिटी है जो टोडी होता है, दरअसल टोडी केरला के अंदर बनाई जाती है। ये एक शराब, एक प्रकार की शराब होती है। तो ये क्या बनाते हैं, जो कोकोनट के पेड़ होते हैं, इन पेड़ों से वो शराब बनाते हैं। अब जैसे आप देखिए, ये एक जाति है, ये दलित जाति है, शूद्र जाति है, ये इस तरह का बनाते हैं, इस तरह से इनका व्यवसाय चलता है। अंग्रेजों ने इनको क्या दिया, बाजार दिया, इनको क्या दिया, मार्केट दिया, बाजार दिया। तो इनके बहुत ज्यादा पूंजीवाद की उनके अंदर एक फीलिंग आ गई थी। अब इन्होंने जो चीज ये खुद के लिए करते थे, अब इन्होंने क्या की, बाजार के लिए करना शुरू की। अब जैसे ही इन्होंने टॉडी को बाजार में बेचना शुरू किया तो इन्होंने क्या कमाना शुरू किया, पैसा, रुपया कमाना इन्होंने शुरू किया। और जैसे से नए पैसा आना शुरू हुआ, बाजार की वजह से कमर्शियलाइजेशन हुआ, ये उद्योगपति बना धीरे धीरे, इनका उद्योग के अंदर इनका एक पैर पसरने शुरू हो गए थे। इस वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनको एक दूसरा मौका दिया, किस तरह से आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। बाजार के अंदर आए, पैसा कमाना शुरू किया, पूंजी कमाना शुरू किया। तो ये जो जाति है ये धीरे धीरे बिजनेसमैन बन गई, ट्रेडर्स बन गई। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने इस तरह से काफी हद तक जो छोटी छोटी जातें थे उनको काफी हद तक मौके दिए थे अपनी स्थिति को सुधार करने के लिए। तो यहाँ क्या लिखा है, तमिलनाडु के नादरों को बिचौलिए और साहूकारों के रूप में अपने ताड़ी मतलब टॉडी एक तरह की ड्रिंक होती है, ये एक शराब होती है, एक तरह की एक बहुत ही एंशिएंट तरह की शराब है, केरला के अंदर पाई जाती है। ताड़ी के व्यापार का व्यवसायीकरण करना, कमर्शियलाइजेशन करना, मतलब पैसा कमाना शुरू कर देना, पूंजीवादी के तहत पैसा कमाना शुरू कर देना, व्यवसायीकरण करने का अवसर मिला, जिससे जीवन शैली में उनके सुधार हुआ। ठीक है, तो ये तमाम तरह की फोटोज आपको समझ में आ रहा हो किस तरह से उनकी छोटी छोटी जातियां थी। अंग्रेजों ने इनडायरेक्टली उनका भला कैसे करना शुरू किया। हालांकि भला तो वो खुद का करना चाह रहे थे, उन्हीं को बिजनेस की जरूरत थी, उन्हीं को मार्केट की जरूरत थी, उन्हीं को ब्रिटिश सेना के अंदर लोगों की जरूरत थी, वो अपनी सहूलियत के लिए कर रहे थे। इसलिए मैंने पहले शब्द इस्तेमाल किया था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सहूलियत के तहत। लेकिन इससे क्या हुआ, जो जातिवाद है इसके अंदर भी काफी डायमेंशन बदलना शुरू हो गए थे। आधुनिक कानूनी व्यवस्था। अब पहले कानूनी व्यवस्था क्या थी, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि पहले कानून कैसा था, अगर एक ब्राह्मण एक तरह का चोरी करता है, शूद्र चोरी करता, दोनों की
सजा अलग अलग है, ब्राह्मण की सजा अलग है, शूद्र की सजा अलग है। लेकिन ये चीज बदल गई थी, अभी चीज अब ये नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अब आ गए थे आधुनिक कानूनी व्यवस्था। अब पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठता था, जज बैठता था, ये सब चीज नए नए कानून के तरीके आ गए, जिसमें आधुनिक धर्म निरपेक्ष, धर्म के आधार पे नहीं लेकिन अगले के काम के हिसाब से। अब अगर ब्राह्मण चोरी करता है और शूद्र चोरी करता है, दोनों को एक ही सजा मिलेगी। ब्राह्मण चोरी करता है, शूद्र चोरी करता है, दोनों को एक ही सजा मिलेगी। ये आधुनिक धर्म निरपेक्ष ब्रिटिश नियम और कानून समानता को बढ़ावा दिया है उन्होंने। कानून की जो समानता है, इक्वालिटी, इसके अंदर काफी तक बढ़ गई थी। तो ये भी अंग्रेजों के द्वारा एक नया बदलाव था, जिसने जातिवाद के अंदर काफी हद तक बदलाव लाए थे, जातिवाद को एक नया रूप दिया था। अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र के साथ गलत व्यवहार करता है और अगर उसके पास केस होता है, कोर्ट केस होता है, तो उस ब्राह्मण को भी सजा के साथ गुजरना पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेजों को समझ में नहीं आता है कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन दलित, कौन वैश्य है। उनको समझ में नहीं आता, उनको तो बस दिखता है क्राइम क्या है, क्राइम क्या है, चलो आओ बैठो जेल के अंदर बैठो। कहने का मतलब है जातिवाद किस तरह से नए नए रूप ले रहा था, इन तमाम कारणों की वजह से। निम्न जाति के नेताओं, निम्न जाति के जो नेता थे, उन्होंने अपने विकास के लिए इन आधुनिक धर्म निरपेक्ष कानूनी प्रणालियों का पूरी तरह से उपयोग किया। जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसी जाति जिनको आपने हजारों साल से शोषण किया हो, हजारों साल से आपने उनको शोषण किया हो उनका, तो जब उनको मौका मिला कि अब एक धर्म निरपेक्ष कानूनी व्यवस्था आई है, तो क्यों ना इसका पूरा फायदा उठाया जाए। तो उन लोगों ने, अब उनके पास मॉडर्न एजुकेशन थी, है ना, यहाँ पे दिखा है मैंने, उनके पास मॉडर्न एजुकेशन थी, पढ़ने के अवसर थे, तमाम तरह की चीजें करने के अवसर थे, तो क्यों ना वो वकालत करना शुरू हो गए, वकील बनना शुरू हो गए। जिसमें से डेफिनेटली एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हमारे हैं बाबा राव अंबेडकर साहब। तो उन्होंने इसमें उन्होंने वकालत का इस्तेमाल करके जो धर्म निरपेक्ष जो कानून व्यवस्था है, इसका पूरा फायदा उठाया, और जितने भी लोग जो अपराधी थे उन सभी को उन्होंने कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों की वजह से इनडायरेक्टली कह लो, डायरेक्टली कह लो, किस तरह से जाति व्यवस्था के पूरे इस रूप के अंदर नए नए बदलाव आना शुरू हो गए थे। ओके, निसंदेह ऑफ कोर्स, नो डाउट, ये चीज मैंने पहले भी कही थी आपको कि देखिए बदलाव आ रहे थे, जातिवाद समाज के अंदर जातिवाद को लेकर बदलाव आ रहे थे। लेकिन अभी भी ऐसा ये हो नहीं गया था कि आप शहर में जाके रह रहे हो तो आपकी जाति छूट गई है। ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि आपकी जो जाति वो आपके जन्म के साथ जुड़ गई है। अब फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, लेकिन आपकी जो जाति है वो आपका टैग आप पे ठप्पा लग चुका है कि आप इस जाति को बिलोंग करते हो। तो वो जो स्टिग्मा है ना, वो स्टिग्मा आपके साथ जिंदगी रहेगा। जाति संबंधी कलंक जो आपका है, वो कलंक जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, क्योंकि समाज ने आपको कलंक दिया है कि ठीक है, अगर आप भले एक आईएएस ऑफिसर हो, कलेक्टर हो, लेकिन हो क्या, आप दलित हो, शूद्र हो, तो आप पे कलंक लगा हुआ है। ये समाज का दिया हुआ कलंक है। होने में भगवान ने वो कलंक नहीं दिया, लेकिन समाज का दिया हुआ ये कलंक है। तो ये चीज अभी भी जाने बाकी थी, अभी तक गई नहीं थी। आधुनिकीकरण ने उन्हें आर्थिक अवसर दिए। ध्यान से सुनिएगा, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ने उन्हें आर्थिक अवसर दिए, नए नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दी, लेकिन स्थिति में वृद्धि बहुत कम थी। मान लीजिए अगर अंग्रेजों ने इतने ज्यादा मौके दिए सबको, तो इसमें से भी सिर्फ मात्र 10% लोगों ने ही इसका पूरा फायदा उठा सके, है ना। 90% लोग आज भी पिछड़े ही थे। इस दौरान, इस समय की बात कर रहा हूं मैं, अभी भी 90% लोग पिछड़े ही थे। सिर्फ 10% लोग थे जिन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया था। अंबेडकर साहब जैसे जो लोग हैं जिन्होंने वकालत करके अपना खुद का अपना जो अस्तित्व है, अपना जो लेवल है उसको बढ़ा दिया, उनके परिवार का लेवल बढ़ गया था। तो ऐसे 10% लोग ही थे जिन्होंने इसका पूरा फायदा उठा सके थे। बाकी 90% लोगों ने इसका पूरा फायदा नहीं उठा सके थे। क्यों? क्योंकि अभी तक वो उसी धारणा में थे, उसी कास्ट वाली धारणा में थे कि जो भी जातिवाद है ये ऐसे चला जाएगा, हम शूद्र में पैदा हुए, शूद्र में मर जाएंगे। तो उस तरह की जो बातें थी वो काफी हावी थी उन लोगों के अंदर अभी तक। तो ज्यादातर लोग इसका पूरा फायदा उठा नहीं सके। हालांकि आधुनिक शिक्षा ने जाति व्यवस्था के खिलाफ जागरूकता तो फैलाई। लोगों ने खुद के अंदर सुधार शायद ना कर पाए हो, लेकिन उनको पता चलना शुरू हो गया था कि हम सुधार कर सकते हैं, है ना। पहली सोच ये थी कि हम इस जाति में पैदा हुए तो यही मर जाएंगे, हमारा तो यही कर्म है, यही हमारी किस्मत है, यही हमारे भाग्य में लिखा है। नहीं, लेकिन अब स्थिति बदलने की एक आशा मिली थी, एक आशा की किरण मिली थी। उन्होंने उनके अंदर जागरूकता आ गई थी कि हाँ, हम भी हमारी स्थिति को बदल सकते हैं, चांसेस हैं, संभावना है कि हम भी हमारी स्थिति को हम बदल सकते हैं। ओके, सो अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये जाननी जरूरी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ने भारत में इस जाति विरोधी भावनाओं को और हवा दी। गांधी जी और अंबेडकर जी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों में निचली जाति के व्यापक भागीदारी को बढ़ावा दिया। जब से भारत के अंदर आजादी का नया परचम लहराया, आजादी के
जो नए नए आंदोलन होना शुरू हुए, उसके अंदर क्या था, गांधी जी की एक ही बात थी कि अब हमको दलितों को, शूद्रों को, हरिजनों को, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही भारत की आजादी मुमकिन है, संभव है। तो इसके अंदर गांधी जी ने और अंबेडकर जी ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाया, दोनों ने बहुत अच्छी जुगलबंदी दिखाई, और इन दोनों ने मिलकर जितने भी उत्पीड़ित लोग थे, जितने भी सप्रेस लोग थे, उन सभी लोगों को साथ में उठाना शुरू किया और ये काम करना शुरू कर दिया कि अब देश के विकास के लिए, या देश के विकास के लिए तो नहीं, लेकिन देश की आजादी के लिए, एक आजादी के लिए एक नई मुहिम चालू करी गई है, जिसमें दलित, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य सब साथ में मिलकर अपने देश के अधिकार के लिए लड़ेंगे, देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। सामाजिक सुधार आंदोलन ने गति पकड़ी, सामाजिक सुधार, अब सामाजिक सुधार भी होना शुरू हो गए थे, क्योंकि तो उनके जो इसे कहते हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट होना शुरू हो गए थे। इन्होंने सामाजिक स्थिति, उसको आंदोलन की उस गति पकड़ा दी, उसको एक गति दे दी थी। ठीक है, अगला है सामाजिक सुधार आंदोलन। अब सामाजिक सुधार आंदोलन कोई भारत में पहली बार नहीं हुए थे, ये पुराने काल में भी हुए थे, बुद्ध ने, जैन ने, इनकी तो शुरुआत ही ऐसी हुई थी जब ब्राह्मण जिस तरह से समाज का शोषण करते थे या उत्पीड़ित लोगों को उनका शोषण करते थे, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी ब्राह्मण और जैनिज्म ने। तो उससे अब उस चीज का वापस से रिवाइवलिज्म हुआ, वापस पुनरुत्थान होना शुरू हुआ, धार्मिक पुनरुत्थानवाद होना शुरू हुआ था। जैन धर्म, भक्ति आंदोलन, अगर आपने इतिहास में पढ़ा हो भक्ति आंदोलन क्या था, भक्ति आंदोलन के तहत हिंदू धर्म, सूफी आंदोलन, इन सभी तरह के चीजों की वजह से समाज के अंदर सुधार होना शुरू हो गया था। सभी समाज सुधार आंदोलनों ने सभी मनुष्यों के लिए समानता और प्रेम का उपदेश दिया था। ये तमाम तरह के जो जितने भी आंदोलन थे, जिनमें तिलक साहब हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ना रामहंस हो गए, राजा राम मोहन हो गए, अंबेडकर जी हो गए, मदर टेरेसा हो गए, है ना, ये तमाम तरह के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, इन्होंने एक ही बात करी थी, समानता की और प्रेम की, समानता की और प्रेम की। तो जातिवाद के अंदर समानता का मतलब क्या है, शूद्र इज इक्वल टू ब्राह्मण, क्षत्रिय इज इक्वल टू वैश्य, सभी जाति बराबर होंगी, इनके बीच में फर्क नहीं आना चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा उपदेश देना शुरू हो गए थे, किसके अंदर, समाज सुधार के अंदर। और कौन लोग थे, ये बहुत ही प्रभावशाली लोग थे, ये तमाम तरह के, गांधी जी, ये ना, ये तमाम तरह के बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने इसको, लोग इनकी बातों को सुनते थे, लोग इनकी बातों को सुन के समझते थे और अपने जीवन शैली में एक्सेप्ट करने की कोशिश क्या करते थे। तो भक्ति मूवमेंट एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन था, जिसने सूफी मूवमेंट हो गया, रिलीजियस रिवाइवलिज्म हो गया, है ना, ज्योतिराव फुले साहब हो गए, और तमाम तरह के जो दूसरे लोग थे जिन्होंने समाज सुधार के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाया था, उन सभी लोगों ने बात करती है। यहाँ पे कुछ नाम लिखे मैंने, संत रामानुजन हो गए, स्वामी विवेकानंद, निम्बाकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, राजा राम मोहन राय, परमहंस मंडली, प्रार्थना सभा, ब्रह्म समाज, इन सभी ने समानता और जाति विरोधी भावनाओं का समर्थन किया। जाति विरोधी, इन्होंने जाति का विरोध करने की जो भावना है उसका समर्थन किया। वो खुद, ये सभी लोग चाहते थे, तमाम तरह के जिनको आज हम पूजा करते हैं, जिनकी तस्वीर आज हम हमारे कमरों में रखते हैं, जिनकी तस्वीर आज भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना पुलिस स्टेशन में लगी रहती है, इनका मतलब क्या है कि आज हम इनकी इतनी इज्जत करते हैं। और इन सभी का मतलब था कि समानता का भाव हो और प्रेम का भाव हो, जातिवाद खत्म होनी चाहिए। अब देखिए विश्व के अंदर क्या हो रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होना शुरू हुआ था। आपको याद हो, मैंने शायद अपने सोशियोलॉजी के दूसरे लेक्चर के अंदर बात करी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत बड़े स्तर पे बदलाव आना शुरू हो गए थे। दुनिया के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब ये है, जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, इसका मतलब है कि उन्होंने बात करी थी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीन तरह के सिद्धांत थे। इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी कि लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता, ये तीन आपके मौलिक अधिकार है। समानता होनी जरूरी है, बंधुत्व और स्वतंत्रता, ये तीनों ही बहुत ज्यादा स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर देश के अंदर, दुनिया के अंदर फैलना शुरू हो गए थे। तो दुनिया भर में समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के विचार प्रचलन में आ गए थे फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद। अब फ्रांस रेवोल्यूशन, अब आपने देखा है जो भी बदलाव यूरोप में होते हैं, जो भी बदलाव पश्चिमी देशों में होते हैं, वो सारे बदलाव घूमकर कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। जैसे मीटू मूवमेंट चला था अभी 3-4 साल पहले, मीटू मूवमेंट चला था, वो पहले हॉलीवुड में था, फिर बॉलीवुड में आ गया। कहने का मतलब है कि जो भी बदलाव, बड़े बदलाव पश्चिमी देशों में आते हैं, वो फिर भारत के अंदर भी आते हैं। तो पश्चिमी क्रांतियों से सकारात्मक रूप से प्रभावित होकर भारतीय समाज सुधारकों ने भारत में सभी प्रकार की कुरीतियों पर हमला करना शुरू कर दिया था। तो इसी वजह से, इन सभी से प्रेरित होकर, इन सभी से इंस्पिरेशन लेके, इन तमाम तरह के समाज सुधारकों ने भारत के अंदर जितनी भी कुरीतियां थी, सती प्रथा हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई ना, बाल विवाह हो गया, सती प्रथा, जातिवाद हो गया, ये तमाम तरह की चीजों को खत्म करना शुरू कर दिया था। विडो रीमैरिज, विधवा का पुनर्विवाह, ये तमाम तरह की चीजें शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो भी बातें शुरू हुई थी, उन सभी को हमको अब भारत के अंदर भी अमल में लाना शुरू हो गया था, भारत के समाज सुधारकों के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि भारत के अंदर जातिवाद काफी नया रूप ले लिया था।
जातिवाद ने भारत के अंदर एक बहुत बड़ा नया रूप ले लिया था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। सती प्रथा, बाल विवाह, जाति व्यवस्था, छुआछूत, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह आदि तमाम तरह की चीजें आना शुरू हो गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में गुरु घासीदास, ये साहब हैं, गुरु घासीदास के नेतृत्व में सतनामी आंदोलन शुरू हुआ था। ये तमाम तरह के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे, सोशल समाज सुधारक आंदोलन को कहा जाता है। समाज सुधारक आंदोलन ने चमड़े के कामगारों के उत्थान के लिए काम किया था। अब चमड़े का जो काम करता है हम उसको नीचे जाति का लोग मानते हैं कि ये तो चमड़े का काम करता है ना, ये जो छोटे छोटे काम करते हैं हमने उनको क्या कर दिया। अब जैसे मैं अगर आपको याद आ रहा हो, चमड़े का काम करो मतलब यहाँ पे बात हो रही है उसकी प्रोफेशन की, यहाँ पे बात हो रही है उसकी ऑक्यूपेशन की, किस तरह की नौकरी वो करता है, जिस तरह की नौकरी वो करता है उस तरह की वो जाति को बिलोंग करता है। तो ये चीज यहाँ पे उन्होंने बदलाव करने की कोशिश करी। तो उनके उत्थान के लिए किसने काम किया था? गुरु घासीदास ने सतनामी आंदोलन के तहत चमड़े के कामगारों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। 1860 के अंदर हरिदास ठाकुर, मटुआ संप्रदाय, हरिदास ठाकुर जिन्होंने मटुआ संप्रदाय के तहत चांडाल कौन थे? जो लोग अछूत जिनको हम कहते थे, अछूत मानते थे, के तहत चांडाल काश्तकारों के उत्थान पर काम किया गया था। किसने किया था? हरिदास ठाकुर ने, इन्होंने। और फिर सबसे जरूरी बात है, केरला के अंदर श्री नारायण गुरु ने, उन्होंने कौन सा स्लोगन देता? उन्होंने एक स्लोगन देता, उसका नाम था एक जाति एक धर्म, मानव जाति के लिए एक भगवान। उन्होंने कहा था वन गॉड वन रिलीजन की बात करी थी उन्होंने। क्या बात करी थी? वन गॉड वन रिलीजन की उन्होंने बात करी थी। किसने करी थी? श्री नारायण गुरु जी ने बात करी थी। उनकी तस्वीर यहां मैंने लगा रखी है, जिन्होंने नारा लगाया था जाति व्यवस्था पर हमला किया था। इन्होंने जाति व्यवस्था पर हमला किया था इस तरह से। तो ये कुछ समाज सुधारक थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े तर्ज पर भारत के अंदर नए नए बदलाव लाने की कोशिश करती और जातिवाद को काफी हद तक खत्म करने की कोशिश करी थी। ज्योतिराव फुले साहब, इन्होंने ब्राह्मण को चुनौती दी। उन्होंने ब्राह्मण को ही चुनौती दी। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण आप हिंदुस्तान से बिलोंग नहीं करते हो, आप हिंदुस्तान के ही नहीं हो। क्यों? अगर आपको याद हो, मैंने आर्य समाज की मैंने बात कर दी, आर्यंस की जो थ्योरी थी, अगर ये भारत है, आर्यंस यहाँ से आए थे और जो भी लोग यहाँ रहते थे उनको नीचे भेज दिया गया था। जाहिर सी बात है, पहले छुआछूत की या फिर इस तरह की दिक्कतें नहीं थी, इस तरह की कुरीतियां नहीं थी। लेकिन जब से आर्यंस आए, उन्होंने अपना एक प्रभुत्व में जमा लिया। उन्होंने ये बताया कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और आप नीच कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ब्राह्मणों को चुनौती दी। उन्होंने बाहरी आर्य कहा। उन्होंने कहा कि आप तो हिंदू, जो ये धरती यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते, आप लोग तो बाहर से आए हो, आप लोग तो दूसरी धरती से, दूसरी जमीन से आए हो, आप इस धरती से बिलोंग नहीं करते हो। तो ज्योतिराव फुले ने इतना बड़ा चैलेंज दे दिया किसको? ब्राह्मण्स को, कि आप तो इस एरिया से ही बिलोंग नहीं करते हो, अब तो यहाँ के हो ही नहीं। उन्होंने पुस्तक लिखी गुलामगिरी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने इसकी जो भारत में जातिवाद है उसकी तुलना किससे करी थी? जो दास व्यवस्था है पश्चिम समाज के अंदर, पश्चिम के अंदर रेसिज्म है, नस्लवाद है, वहाँ पे काले गोरे का भेदभाव बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे गोरे लोग काले लोगों पे डोमिनेट करते हैं, काले लोगों को वहाँ पे उनको गुलाम बना के रखते हैं। स्लेव सिस्टम कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? स्लेव सिस्टम वो कहते हैं। स्लेव सिस्टम का मतलब ये है कि, तो इससे तुलना करके ज्योतिराव फुले जी ने उन्होंने गुलामगिरी करके किताब लिखी थी। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। समाज के अंदर सुधार लाने के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए। सो उन्होंने अंबेडकर जी और पेरियार को भी प्रेरित किया। अंबेडकर जी जो थे उनको भी प्रेरित किया है, और पेरियार जी ईवीएम पेरियार भी थे, जो जिन्होंने साउथ इंडिया के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था जातिवाद के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट छेड़े थे ब्राह्मण के खिलाफ और जातिवाद के खिलाफ काफी बड़े मूवमेंट छेड़े थे पेरियार जी ने और अंबेडकर जी ने। इनकी प्रेरणा स्रोत कौन थे? ज्योतिराव फुले जी ही थे। ये देखिए इनकी गुलामगिरी किताब का नाम है, और यहाँ पे सत्यशोधक समाज यहाँ पे इस तरह से चलना शुरू हुआ था। पेरियार ने ब्राह्मणों को एकाधिकार को जोड़ने के लिए दक्षिण भारत में अंतर जाति विवाह और पुजारियों के बिना शादी को सामान्य किया। ये हैं रामास्वामी हैं, ये साउथ के बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे इन्होंने कोशिश करी कि साउथ इंडिया के अंदर इंटरकास्ट मैरिज को कंपलसरी कर दिया था। क्योंकि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज को कंपलसरी कर दोगे तो जातिवाद जाना ही जाना है, उसके बाद तो जातिवाद बचेगा ही नहीं। अगर जातिवाद को पूरी तरह से खत्म करना होगा तो आपको इंटरकास्ट मैरिज को जितना ज्यादा हो प्रमोट करना चाहिए। तो इन्होंने ये बात करी थी कि उन्होंने अंतर जाति विवाह और पुजारियों के अंतर जातीय विवाह को तो प्रमोट करना शुरू कर दिया था, और किसी भी शादी में पुजारी होने की जरूरत नहीं है। अब जैसा हमारे क्या था, में शादी में पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, वो करते हैं पूरा होम हवन करते, उसके बाद ही शादी को पूरा
पूरा माना जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, पुजारियों के बिना ही शादियों को सामान्य कर दिया था कि अब शादियों के अंदर पुजारियों की जरूरत ही नहीं है और इंटरकास्ट मैरिज आपको खुलेआम पे करनी है। इसी की वजह से जातिवाद जाएगा, तभी जातिवाद खत्म होगा। तो ये परियार जी थे जो ज्योतिराव फुले से इन्होंने इंस्पायर हुए थे। ये मंदिर प्रवेश आंदोलन, इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था क्योंकि दलितों को आदेश नहीं थे, दलितों को ये इजाजत नहीं थी कि आप मंदिरों में प्रवेश करें। तो मंदिरों में जबरदस्ती इन्होंने प्रवेश करना शुरू कर दिया था, एक आंदोलन छेड़ दिया था कि हमको मंदिरों में प्रवेश करना ही है। मंदिर प्रवेश आंदोलन भी शुरू किया गया। वैकोम, प्रवास, गुरुवयूर सत्याग्रह हो गया, अरुविपुरम आंदोलन हो गया, ये तमाम तरह के आंदोलन थे। ये मंदिर में प्रवेश करने के आंदोलन के नाम है। वैकोम हो गया, गुरुवायूर हो गया और अरिवपुरम आंदोलन हो गया, ये तमाम तरह के आंदोलन थे मंदिर प्रवेश के अंदर इस चीज को बढ़ोतरी देने के लिए। अब देखिए 1915 के अंदर गांधी जी भारत में आ गए थे। 1915 के बाद एक नई मुहिम चालू हो गई थी, देश के आज़ादी को लेकर, देश के स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर नई मुहिम चालू हो गई थी। तो आंद्रे बेते जी ने 1916 के अंदर जो नए परिवेश होना शुरू हुए थे उसके बारे में बात करी। उन्होंने क्या बात करी थी, 1916 में जाति विरोधी आंदोलन से उत्पन्न राजनीतिक संघर्ष के बारे में उन्होंने बात करी है। इसे कहते हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल। इसे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल। जितने भी शुरू हो गए थे उन्होंने इसके बारे में बात करी थी कि सत्ता में आने की जो नई नई लड़ाइयाँ थी। क्योंकि देखिए अगर भारत को आज़ाद करना है, ये बात मैंने बताई थी आपको, गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों साथ में मिलकर मुहिम चालू करी थी कि भारत को आज़ाद करने के लिए हमको दलितों को साथ में लेना पड़ेगा, महिलाओं को साथ में लेना पड़ेगा और पूरे समाज को एकत्र होना पड़ेगा। तो इस एकत्रितता के पीछे एक राजनीतिक संघर्ष था, उसके बारे में बात करिए आंद्रे बेते जी ने। ये 1916 से होना शुरू हो गया था क्योंकि 1915 के बाद गांधी जी आ गए थे। फिर चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ये सब सत्याग्रह शुरू हो गए थे। तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी ने, तमिलनाडु के अंदर जस्टिस पार्टी ने समाज में सिविल सेवाओं को, तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी ने समाज के अंदर जो सिविल सर्विस होते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, उस समय इनको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता था। तो ये जो जॉब है इनके अंदर आरक्षण की मांग करी थी तमिलनाडु के अंदर जस्टिस पार्टी ने। किनके लिए, दलितों के लिए, ताकि जो ब्राह्मण्स की जो प्रभुत्व, जो एक डोमिनेंस है, ब्राह्मण्स की जो डोमिनेंस है उसको कम किया जाए, उसको खत्म किया जाए। अगर प्रशासन के अंदर दलित लोग ऑफिसर्स बनेंगे, अगर प्रशासन के अंदर दलित लोग आना शुरू होंगे, SC ST कैटेगरी से अगर वो IAS IPS बनना शुरू होंगे, तो इससे डेफिनेटली ब्राह्मण्स की जो अथॉरिटी उसको थोड़ा सा चैलेंज मिलेगा, उसको थोड़ा झटका मिलेगा। तो सेवाओं में ब्राह्मण वर्चस्व, सिविल सेवाओं में ब्राह्मण वर्चस्व पर हमला करने के लिए निचली जाति के लोगों के लिए आरक्षण की शुरुआत की किसने करी, तमिलनाडु के अंदर जस्टिस पार्टी ने करी। तो ये पूरा क्या समीकरण चल रहा है, अब यहां पे शुरू हो चुका है, राजनीतिक संघर्ष शुरू हो चुका है। इसके बारे में बात करिए आंद्रे बेते जी साहब ने, और ये जस्टिस पार्टी का, ये पॉलिटिकल पार्टी का लोगो है। गांधी जी ने हरिजन समाज सेवा की शुरुआत करी थी, की स्थापना की 1932 के अंदर। जाति व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सुधारने की इन्होंने प्रयास किया। अंबेडकर जी ने जाति का विनाश, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इन्होंने किताब लिखी थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की जातिवाद को पूरी तरह से खत्म कर देना, पूरी तरह से ध्वस्त कर देना, इनका एक टारगेट था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, पूर्ण उन्मूलन। दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, उन्होंने अलग निर्वाचन की बात करी थी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। इन्होंने बात करी थी कि दलितों के लिए पॉलिटिकल उनको अधिकार मिलने के लिए, उनको राजनीतिक अधिकार मिलने के लिए, उनको राजनीतिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलने के लिए उनको जरूरत है सेपरेट इलेक्टोरेट की। क्योंकि देखिए अगर कोई दलित इंसान चुनाव में खड़ा होता है, अगर समाज के अंदर कोई दलित इंसान चुनाव में खड़ा होता है तो लोग दलितों को वोट ही नहीं करेंगे, तो वो उनकी कभी, ऐसा तो उनकी कभी आवाज पहुंच ही नहीं पाएगी पॉलिटिक्स के अंदर, ऐसे तो उनकी आवाज कभी पहुंच ही नहीं पाएगी पार्लियामेंट के अंदर, उनकी जो उनका जो गुस्सा है कभी पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दलितों को कोई वोट करेगा नहीं। तो उन्होंने इस चीज को लाने के लिए उन्होंने कोशिश करी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी थी। किसने? अंबेडकर जी ने बात करी थी 1932 के अंदर। और उसी दौरान गांधी जी ने भी बात करी थी हरिजन समाज सेवा। उस दौरान उन्होंने दलितों को एक नया शब्द देता हरिजन। हरिजन मतलब भगवान के बच्चे, हरिजन भगवान के बच्चों की उपाधि दी थी। किसको? दलितों को दी थी। किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी 1932 के अंदर। की मांग ताकि दलित राजनीतिक रूप से अपनी आवाज उठा सके। राजनीतिक रूप से देखिए, आप दलितों को कितना भी पढ़ा लिखा लीजिए, कितना भी उनको एजुकेशन दे दीजिए, कितना भी उनको समझदार बना दीजिए, लेकिन उनका विकास तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उनको राजनीतिक स्तर पर अपनी एक ताकत नहीं मिलेगी, राजनीतिक स्तर पर उनको एक वर्चस्व नहीं मिलेगा, तब तक उनको कोई मतलब नहीं कितनी भी एजुकेशन दे दीजिए। तो उस चीज को लाने के लिए, राजनीतिक रूप से अपनी आवाज उठाने के लिए, उनको ताकत देने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी थी। किसने? अंबेडकर जी ने बात करी, जिसको क्या कहता है, अलग से निर्वाचक मंडल की उन्होंने बात करी थी। लेकिन इस बात से गांधी जी खुश नहीं थे। यहां पे इस तस्वीर में देख सकते हैं आप, यहां पे गांधी जी और अंबेडकर जी के विचार नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर आप अलग निर्वाचन मंडल की बात करते हो तो शायद भारत के अंदर जातिवाद है और ज्यादा फैल जाएगा, इससे जातिवाद का जो फर्क है और ज्यादा बढ़ जाएगा।
आप समझ रहे इस चीज को? क्योंकि उससे क्या होगा कि दलितों को कौन वोट करेंगे? सिर्फ दलित लोग ही वोट करेंगे। आप समझ रहे इस चीज को? किस तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में आपस में फर्क इस तरह आ जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण कौन वोट करेगा? सिर्फ ब्राह्मण से वोट करेंगे, उनके अलग से एक रिजर्वेशन मिल जाएगा इस वोटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, एक काम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर बैलेंस क्रिएट किया जाए। बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाएगा? तो निर्वाचन आंदोलन को तो सॉरी माफ कीजिएगा, निर्वाचक मंडल को तो मत लाइए, लेकिन हाँ आप आरक्षण की बात कर सकते हो। गांधी जी ने इसका विरोध किया था। क्यों? गांधी जी का मानना था कि गांधी ने इसका विरोध किया क्योंकि यह हिंदू धर्म संरचना के बीच विघटन को बढ़ावा दे सकता है। गांधी जी ने अंबेडकर जी के विचार इसलिए नहीं मिले थे क्योंकि गांधी जी का यह मानना था कि अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट आ जाएगा तो इसके वजह से हिंदुओं के बीच में और भी ज्यादा विघटन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दलित सिर्फ दलित को वोट देगा, ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण को वोट देगा, तो इसकी वजह से जातिवाद और ज्यादा फैल जाएगा। तो गांधी जी इसके बिल्कुल विरोध थे, बिल्कुल इसके खिलाफ थे। लेकिन नहीं, अंबेडकर जी का मानना था कि नहीं, मैं तो सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आके ही रहूंगा। तब 1932 के अंदर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर, उस समय इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बात करी थी? उन्होंने यही सेपरेट इलेक्टोरेट किस को देने की बात करी थी? मुस्लिम्स को और दलितों और मुस्लिम को ये सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करी थी। इसकी वजह से गांधी जी को बहुत बड़ा झटका मिला था। गांधी जी का जो स्वतंत्र आंदोलन का जो पूरी मुहिम थी उसको बहुत बड़ा झटका मिला था। क्यों? क्योंकि अगर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा, अगर दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा, तो जो पूरा आंदोलन चल रहा है, भारत के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा है, इस पूरे आंदोलन में बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा रोड़ा बन जाएगा ये। तो गांधी जी ने फिर आमरण अनशन में बैठ गए थे। उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? वो फास्ट बैठ जाते थे, वो आमरण अनशन पर बैठ जाते थे। मुसलमानों और दलितों के लिए अलग अलग मतदाताओं का परिचय करने की बात करी थी। गांधी जी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। गांधी जी और अंबेडकर जी के बाद कुछ समझौतों के बाद पूना समझौता हो गया था। अब गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था कि वो बार बार बात पर अनशन पर बैठ जाते थे। अब अंबेडकर जी थे, वो थोड़ा हो गया कि गांधी जी क्यों नाराज हो रहे, चलो ठीक है, हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, थोड़े से आपकी चलेगी ना आपकी ना मेरी, काम करते हैं, ना सेपरेट इलेक्टर रहेगा, ना उनको पूरा अलग रखेंगे, लेकिन हाँ उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। हम उनको क्या दे सकते हैं? रिजर्वेशन, मतलब आरक्षण। तो जब समझौता हुआ, उस समझौते को क्या नाम दिया गया था? पूना पैक्ट का नाम दिया गया था, जो 1932 के अंदर साइन किया गया था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। अंबेडकर हालांकि किसी तरह भारतीय प्रशासन और राजनीति में दलितों के लिए आरक्षण नीतियों को लागू करने में कामयाब रहे, अभी भी जारी है। जो आरक्षण आज भी जारी है, वो चीज कब से उसकी बात कब शुरू हो गई थी? 1932 के अंदर पूना पैक्ट के तहत, जहां पे गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों साथ में मिलकर शुरू हो गए थे। ये फोटो है पूना पैक्ट की, और यहाँ पे पूना पैक्ट के दौरान गांधी जी और अंबेडकर जी के ये विचार। तो गांधी जी मान के चलो ठीक है, आरक्षण दे दो, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो। सेपरेट इलेक्टोरेट तो बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा भारतीय समाज के लिए, जातिवाद के लिए, या फिर कह लो हिंदू पूरे समाज के लिए। ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि आजादी तक यही सबसे बड़े कारण थे, यही मोटे मोटे जो इवेंट थे वो यही थे कि जातिवाद किस तरह से नए रूप में आता। मैंने आपको पूरा बताया था किस तरह से अंग्रेजों के बाद फैक्ट्रियां लगी, उद्योग आने शुरू हो गए, किस तरह से अंग्रेजों ने नए नए अपनी नीतियां लेकर आए, उन नीतियों की वजह से जातिवाद में किस तरह के बड़े बदलाव आना शुरू हो गए थे। तमाम तरह की बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है आपके जातिवाद के इवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट। तो पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट हो चुका है, तीसरा पार्ट होगा जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत की आजादी के बाद से लेकर आज दिन तक भारत में जातिवाद किस तरह से नए रूप के अंदर आया है, कास्ट पॉलिटिक्स कैसे आई है, वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसे आई है, वो तमाम तरह की बातें हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशबंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।